चैनल पर स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद राजू कि आपने बहुत सही समय पर इंटरव्यू लेना ज़रूरी समझा। और जो विषय है वो विषय काफ़ी गंभीर है कि आज के डेट में कल तक 141 सांसद जो विपक्षी कैंप का है वो चालू जो लोकसभा का सत्र है उसने उनको सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, यह कार्रवाई उसने लोकतंत्र पर जो लगातार वो हमले कर रही है ये सरकार, ये उसकी पराकाष्ठा है। मैं बताऊं कि चुनाव आने वाले 3 महीने बचे हैं चुनाव के, और उस 3 महीने के अंदर इस सरकार को ऐसी हरकत हमें लगता है कि करना नहीं चाहिए था। उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो उस सरकार को भरोसा ख़त्म हो गया है ये साफ तौर पे जाहिर नहीं करना था, मगर इसे उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल में 5 राज्यों के कुल चुनाव हुए हैं, उस 3 राज्यों में उन्हें बहुमत मिली है, और उस बहुमत के ताकत पर ये और भी इनका मनोबल बढ़ा है। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि पिछले 2014 में जब से हम आए हैं और तब से लगातार हिंदुस्तान के संविधान पर हमले हम कर रहे हैं। लगातार उन्हें लग रहा है कि हम लगातार जो है सो जनता का जो संवैधानिक अधिकार था उसके अंदर कई जन लाभ का जो कार्यक्रम था हम उसको कमज़ोर कर रहे हैं। बावजूद इसके हिंदुस्तान की जनता जो है सो हमें निर्वाचित कर रही है विभिन्न राज्यों में विभिन्न चुनावों में। तो मतलब साफ है कि हिंदुस्तान की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो ऐसा समझ रहे हैं। मगर बात ऐसी नहीं है। हिंदुस्तान की जनता प्रबुद्ध जनता है, हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र में पूरी आस्था है, हिंदुस्तान की जनता को हिंदुस्तान के संविधान में गहरी जो है सो मोहब्बत दिखता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो सोच रहे हैं यही होगा। हाँ, चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना वो लोकतंत्र का एक नियम है, एक तरीका है, उसमें ऐसा होगा। जनता किसी भी कारणों से उसमें जाती है, किसी सरकार को जिताती है, मगर जिस दिन जनता समझ जाती है उस दिन वो उसी सरकार को वो सिरे से खारिज भी करती है। हिंदुस्तान का संविधान गवाह है। हम बताना चाहते हैं कि आज जो तानाशाही रवैये अख्तियार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रही है, क्या हिंदुस्तान की जनता को ये मालूम नहीं है और मोदी जी को खुद मालूम नहीं है कि श्रीमती गांधी के समय में 1974-75 में जो इमरजेंसी लाई गई, और उस इमरजेंसी के दौरान जिस तरीके से हिंदुस्तान के तमाम जो विपक्षी आवाज़ थे उसको बंद कराने के लिए जो है जेल के अंदर एक से एक बड़े बड़े नेताओं को जेल के अंदर ठूस दिया गया। मगर जब 1977 में चुनाव हुआ तो जेल से सारे नेता जीत गए। खुद इंदिरा गांधी राजनारायण के हाथ हार गई। ये इस इतिहास को शायद नरेंद्र मोदी भूल चुका है, उन्हें स्मरण में नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सर, एक मेरा सवाल है, कम्युनिस्ट की विचार और भाजपा के विचार से हमेशा जो है विपरीत रहा, लेकिन यूँ कहें कि उनके आप दोनों की जो विचार है 36 का आंकड़ा है, लेकिन आप ज़मीन पे कहीं न कहीं आप जनता जो जुड़ाव का जो एक संपर्क सूत्र होना चाहिए वो आप में कमी दिखता है। मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहले उसको मैं ख़त्म कर दूँ। मैं जिस विषय पे बात मैं कर रहा था कि आज 2014 से आप देखेंगे लगातार हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक पद्धति में विपक्ष की भूमिका क्या है। विपक्ष की भूमिका है सरकार से सवाल करना। विपक्ष की भूमिका है कि जन समस्याओं को लेकर के लगातार आवाज़ बुलंद करना। मगर हम देख क्या रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है सरकार से सवाल पूछने वाला कोई भी ताकत हो, कोई किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता हो, यह सरकार उसका मुंह बंद कराने के लिए उसके यहाँ ईडी भेजती है, उसके यहाँ सीबीआई भेजती है, और उसको डरा के धमका के उसके जुबान को बंद कराने की कोशिश कर रही है। अगर नीचे के तबके, अगर कोई छात्र नेता, कोई युवा नेता अगर इस तरह का आवाज़ उठाता है तो यहीं तक सरकार नहीं रुकती। उसको तो मॉब लिंचिंग भी कराया जाता है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर उसका मॉब लिंचिंग भी कराया जाता है, उसकी हत्याएं की जाती है, उसको ट्रेसलेस किया जाता है। रोहित वेमुला का नाम सुने होंगे। आखिर जनता जो है कहाँ समझ रही है? वो तो आखिर फिर भी 3 राज्य में उनको फुल बहुमत से सरकार बनी। हाँ, 3 राज्य में सरकार आई है। मैं उसका कारण है, और उसका कारण ये है कि वो मुख्य रूप से कि मध्य प्रदेश में उसकी सरकार आई। मध्य प्रदेश में उसकी सरकार आई। मध्य प्रदेश में उसकी सरकार को जाना था। तमाम का तमाम जो ओपिनियन पोल था वो उसके खिलाफ था। तमाम जो एग्जिट पोल है चुनाव के बाद वो उसके खिलाफ था।
मगर तब भी गया। इसके मुख्य कारण जो है वो मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी, जो इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ, तो इंडिया अलायंस का जगह उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर नहीं दिया। राजस्थान चुनाव के अंदर उन्होंने इंडिया अलायंस में कि जो पार्टनर पार्टी है उसका जगह उन्होंने नहीं दिया। छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस का जगह नहीं दिया। ये एक बड़ा कारण। आज हिंदुस्तान की जनता इंडिया अलायंस की तरफ तो मुखातिब थी, और आज भी हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि इंडिया अलायंस अगर पूरी तरह गठबंधन के साथ आ जाती है सरकार नहीं टिकेगी। 67% वोट तो इन्हीं के पास, मात्र 33% वोट के साथ नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं। आज हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी के निरंकुशता, नरेंद्र मोदी के हमलावर रुख, नरेंद्र मोदी का युवाओं के साथ बेरोजगारी के खिलाफ जो विश्वासघात है, छात्रों के साथ जो राइट टू एजुकेशन का सवाल है, महिलाओं के साथ जो सशक्तिकरण का सवाल है, किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, 1 साल 15 दिन लगातार बॉर्डर को सील करके रखा, 3 काला कृषि कानून वापस किया उसके डर से, मगर उसमें जो वायदे किए मोदी की सरकार ने उसको पूरा उसने नहीं किया। तो ये इस सवाल पर जो जनता गोलबंद है वो सिर्फ एक चीज़ कह रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जो है विपक्षियों को गोलबंद होना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो जिसकी प्रयास जारी है तो इस सरकार को जाना ही पड़ेगा। जनता ये भी कह रही है कि आप लोग की जो इंडिया गठबंधन जो आप लोग बनाए हैं उसमें कहीं न कहीं कमी ये है। देखिए अभी का दौर जो लोग से ज़्यादा कम्युनिकेशन होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, जो भाजपा कर रही है। भाजपा इस मामले में कार्यकर्ता के ऊपर इतना दबाव बना के काम करवाता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो हमसे बेहतर आप जानते हैं, तो इस मामले में आपका पार्टी कहीं न कहीं कमज़ोर नहीं, मेरी पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है। आज के डेट में जिस तरीके से लोगों के सामने इस सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बेरोजगारी का रिकॉर्ड बनाया, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं थी, वो रिकॉर्ड बनाया। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अभी आप नाम सुने होइएगा, पन्ना प्रधान सुने हैं? पन्ना प्रधान मतलब वोटर लिस्ट के एक पन्ना पर जो है सो 30 वोटर का नाम रहता है, उसमें एक प्रधान। अब उस प्रधान को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो 10,000 रुपया महीना दे रही है, और उसका सिर्फ एक काम है उस 30 वोटर से रोज़ मिलना। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा लोग देते हैं उसका लेखा जोखा नहीं दिया जाएगा। एक वो बिल ला रहे हैं, नहीं दिया जाएगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलता है। ये तमाम पैसे अडानी और अंबानी और दूसरे जो काले पैसे हैं वही पैसे हैं, और उसका कहीं के आप तो जनता को समझाने में पीछे। एक सेकेंड राजू, एक सेकेंड। तो ये जो एक स्थिति है, तो इस स्थिति के चलते हुए पैसे के ताकत पे वो बेरोजगार युवाओं को खरीद रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को आम पब्लिक के बीच भेज रहे हैं, और उन्हें मंदिर, मस्जिद, धर्म इसमें उलझा करके उन्हें रोजी रोजगार, किसानी, इस सब से ध्यान भटका करके उन्हें जो है सो भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक उन्माद के अंदर फंसा करके वोट वो ठगना चाहते हैं। ठगने में वो कुछ हद तक सफल भी हो। जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है कि कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टी है, मगर वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, मगर कम्युनिस्ट पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। तो सवाल आपका सही है, मगर इसका कारण इसका ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अगर आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आज़ादी की जो लड़ाई हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी, उस लड़ाई में जहाँ सैकड़ों कम्युनिस्ट नेता, हिंदुस्तान का जो काला पानी की सज़ा पाने वाला जेल, जो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में, आप वहाँ चले जाइए, और जब आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर जो हज़ारों जो स्वतंत्रता सेनानी और उस जेल में सज़ा पाने वाले लोगों का, हज़ारों लोगों का नाम है, तो उसमें आपको कई कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का नाम मिल जाएगा, शिव वर्मा का नाम मिल जाएगा, उसमें और भी कई नेता का नाम मिल जाएगा, लेकिन उसमें किसी शिलापट पर भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं मिलेगा, एक सावरकर को छोड़ के। सावरकर उस जेल में थे जिन्होंने 6 बार चिट्ठी लिख करके, माफ़ीनामा चिट्ठी लिख करके जेल से बाहर आए, और जब बाहर आए तो उसमें जो डीएम का जो नौकरी करता था, कलेक्टरगिरी, कलेक्टर को मिलता था उस समय 30 रुपया महीना, मगर सावरकर को अंग्रेजियत सरकार ने 60 रुपया महीना शुरू किया पेंशन। किस लिए? उन्होंने लिख के दिया कि हमें अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना है, हमें अंग्रेज़ी हुकूमत के सारे कामकाज पसंद हैं, हम उनका जो है सो पैरोकारी करेंगे। तो इसलिए अब कम्युनिस्ट पार्टी उसी समय में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय होता है।
1920 में 20-25 के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय होता है। और ठीक उसी समय में आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन है उसका उदय होता है। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आज़ादी की लड़ाई जो अंग्रेज़ के खिलाफ में थी उसको कमज़ोर करने के लिए जो है लगातार देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के फसादात का लाइन लिया। और हम लोगों ने हिंदुस्तान के तमाम जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वतन पर मर मिटने वाले जो नौजवान थे उसको गोलबंद करने का लाइन लिया। यहाँ से हमारा उनका 36 का रिश्ता है। शहीद आजम भगत सिंह की समझदारी को आप देखिएगा, शहीद आजम भगत सिंह की समझदारी इसी कम्युनिस्ट पार्टी के करीब की समझदारी है। तो हमारा 36 का आंकड़ा। और आज भी सही मायने में भारतीय जनता पार्टी का जो मंदिर मस्जिद और समाज में धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाने का जो एक बड़ा कार्यक्रम है उसके खिलाफ में सतही तौर पर अगर कोई सड़क पर लड़ने की स्थिति में है, सतही तौर पर हैं तो बहुत लोग, लेकिन जान देने की स्थिति में है तो वो है मात्र और मात्र कम्युनिस्ट पार्टी। कि नहीं, ये सांप्रदायिक आधार पर मत बांटो, सांप्रदायिक आधार पर खून खराबा मत फैलाओ, हम इस समाज को बटने नहीं देंगे। यही मुख्य कारण है और कोई बात नहीं। देखिए सर, भाजपा पर आपने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का जो भी है, और कुछ पार्टी और भी इंडिया गठबंधन में भी कुछ जो कि उनके कार्यकर्ता, उनके जो चाहने वाले कुछ लोग हैं, मैं सारे लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो कि उन पर भी आरोप है, जो कि आप उनके समर्थन में आप खड़े हैं, आप उनको साथ देने तो समर्थन में खड़े हैं, लेकिन कहने का मतलब है आपसे कहीं न कहीं वो किसी तरह से वो आगे चल रहे हैं, आप जो है अपनी इंसानियत को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए आप पीछे हैं। तो ज़माना के एतबार से आपको कहीं न कहीं समाज में ढलना पड़ेगा, समाज से जुड़ना पड़ेगा। आप कई न्यूज़ चैनल में भी मैंने सुना है कि जो है अब कम्युनिस्ट जो है हमेशा वो पुराने रीति रिवाज में जी रहे हैं, उनको भी आना चाहिए सामने। आपने सही क्वेश्चन किया है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर हमने चार्ज लगाया भ्रष्टाचार का, लेकिन और भी कई विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो भ्रष्टाचार का चार्ज उन पे है। हम इससे दो राय नहीं रखते कि नहीं है चार्ज, हम सही नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ये कहना है कि सारे भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं या जिन पर लिप्त लोग कहना गलत होगा, जिन पे चार्ज है, तो उसका जो है सो जांच तो चल रहा है। और आज 2014 से लेकर के 2023 तक में कुल 9 बरस बीत गए। मोदी की सरकार ने किसी एक आदमी पर जो है सो ये जो चार्ज है इसको सही साबित कर पाया? नहीं कर पाया। वो कर क्या रहे हैं? इस चार्ज के बहाने ईडी और सीबीआई को भेज के इस विपक्षी पार्टी के नेताओं को वहाँ से तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में लाने का प्रयास करते हैं। और इस वॉशिंग मशीन में वो जैसे ही आते हैं वो बिल्कुल क्लीन पाक साफ हो जाते हैं, उन पे सारा दामन जो है और दाग का वो धुल जाता है। तो ये स्थिति है। मतलब ये सरकार जो भ्रष्टाचार की जांच करने वाली तमाम एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां, उसका इसने राजनीतिकरण कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक तरीके से वो उसका एक पॉलिटिकल एजेंसी हो गया है। ये देश का तमाम संवैधानिक संस्था को इसने खोखला कर दिया। न्यायपालिका के ऊपर इसका हमला है। इसका हमला जो है सो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। इसका हमला जो है आरबीआई के ऊपर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है। कहाँ जाएगा देश? जहाँ तक हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपका कहना है कि ये पूरी तरह से ख़त्म होने की स्थिति में है, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उल्टा आपसे। आप एक बात बताइए कि जहाँ कहीं भी आप ये देखें जो ये क्या कहते हैं उसको, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो गांव समाज में रहता है, जिसमें कि अपार्टमेंट, हाँ, आप बड़े बड़े मेट्रो सिटी के अंदर जाइए जहाँ पर अपार्टमेंट बन रहा है बड़ा बड़ा, 14 मंजिला 15 मंजिला, आप उसके बगल में देखिएगा कि झोपड़ी रहेगा। मतलब क्या है कि वह अपार्टमेंट बनाने वाला एक मज़दूर है, जिस मज़दूर को उस बिल्डिंग में जाने की रहने की कोई इजाज़त बनने के बाद नहीं है। मतलब साफ है, आपने क्या सोचा है कि वह गरीब जो झोपड़ी में रह रहा है उसके दिल के अंदर आग की ज्वाला उसको देख के नहीं जलता है क्या? यानी जब तक हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है, जब तक दुनिया के अंदर मुफलिसी है, तब तक कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत, कम्युनिस्ट पार्टी का संघर्ष किसी हाल में ख़त्म नहीं होगा। हम थोड़ी देर के लिए कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आज आप देखिए सोवियत रूस ख़त्म हो गई, ठीक है, रूस वहाँ पर पूंजीवादी पार्टी के तौर पे सरकार चला रही है। मगर आज जब इजराइल ने हमला किया फ़लस्तीन पर, तो रूस कहाँ खड़ा है? पूंजीवाद को पूंजीवाद के साथ खड़ा होना चाहिए ना, मगर वो नहीं है खड़ा। उस रूस के अंदर कम्युनिस्ट का अश्क जो है उसको ललकारता है
कि तुम गलत मत करो। इंसानियत के रक्षा के लिए जो गाजा में जा कर के बम गिरा करके सैकड़ों बच्चे और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है इजरायली वाले, आप उसको समर्थन करने वाले अमेरिका है, उसके खिलाफ आप खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ। चाइना किसके पक्ष में खड़ा है? चाइना उसी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है जो बेबस और लाचार और कमज़ोर है, उसके पक्ष में खड़ा है। कम्युनिस्ट ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि कम्युनिस्ट कहीं न कहीं विचारधारा के साथ हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा था सर से कि समय के अनुसार जो है थोड़ा सा होता क्या है, हर पार्टी कहीं न कहीं खर्च करके किसी बहाने से वो लोगों से जुड़ रहे हैं। लेकिन सर से मैंने अपना राय रखा, तो हमारे चैनल को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा